खुद इंसान उठ के लेके आता है, खुद अपने अपना तरीका है काम करने का। अश्विनी सर, आप बहुत छोटे छोटे जवाब देते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं 40-50 सवाल तो आपसे पूछ ही लूंगा आज। एक चीज़ मानी जाती है कि सर यहाँ भारत में बाबू लोग काफ़ी काम अटकाते हैं। जो लाल फीताशाही होती है वो हमारे बाबुओं के माध्यम से ही आती है। तो आप सरकारी बाबू भी रहे हुए हो और अब मंत्री भी हो, तो कितना काम आपका अटकता है? या आपको लगता है कि आपने जो एक नारा दिया था, काम करना है तो साथ रहो, नहीं तो घर बैठो? नहीं, देखिए, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, सुबह 4 बजे जापान से वापस पहुंचे और 10 बजे 11 बजे कैबिनेट मीटिंग में आ जाते हैं। इतनी मेहनत की जो पराकाष्ठा होती है, परिश्रम की पराकाष्ठा होती है, वो प्रधानमंत्री जी हमारे सामने, सबके सामने एक ज्वलंत एग्जाम्पल रख रहे हैं। तो अब जब स्वयं प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत करते हैं तो क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सब मेहनत करें? सबको भाता है मेहनत या सबको सुधारना पड़ रहा है? सबको भाती है ये मेहनत? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक अपने देश में पिछले 8 वर्षों में वर्क कल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ी है। काम करने की जो गति है, स्पीड है, क्योंकि देखो, जब नेतृत्व डिसाइसिव होता है, जब लीडरशिप क्लियर एक डायरेक्शन, क्लियर एक गोल, क्लियर एक इंटेंट अपना विजिबल कर देती है, तो डेफिनेटली फिर सभी पूरी की पूरी टीम को काम करने में वो क्लैरिटी रहती है। वो क्लैरिटी आज प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। अश्विनी सर, हमें याद है जब हम लोग युवा थे और विश्वविद्यालय में पढ़ने जो अपने शहरों से आते थे यहाँ पर, तो ट्रेन के ऊपर पंखे के पास लिखा रहता था, यात्री अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तो वो दौर आपने भी देखा है ट्रेनों पर यात्रा करके। आपके दौर की ट्रेन, हमारे दौर की ट्रेन और आपकी ट्रेनों में काफ़ी फर्क आ गया है। तो ये कायाकल्प पीएम का सपना पूरा हम होता देख रहे हैं। स्टेशनों में साफ सुथरे मिलेंगे अब हमेशा, देश भर के या सिलेक्टेड। ये लक्ष्य कब तक पूरा होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 8 वर्षों में रेलवे में आया है और ये परिवर्तन कंसिस्टेंट एक डायरेक्शन है कि पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस कैसे चेंज हो। ये प्रधानमंत्री जी ने क्लियर गोल दिया, फ्रॉम डे 1 से ये गोल दिया। पैसेंजर एक्सपीरियंस का क्या माने? पैसेंजर एक्सपीरियंस का सबसे पहला मीनिंग है, जब टिकट लेते हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट ठीक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, खड़ाखड़ उसमें रिस्पांस फास्ट आना चाहिए। आईआरसीटीसी के अलावा बहुत सारे इकोसिस्टम में जितने भी डिजिटल इंडिया का तो बहुत बड़ा प्रभाव है, वो सब उससे जुड़ने चाहिए। वहाँ से आया आप स्टेशन पे, स्टेशन साफ सुथरे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, टॉयलेट साफ होनी चाहिए, पटरियों के ऊपर जो मैला रहता था वो सब क्लीन होना चाहिए। फिर स्टेशन के बाद में ट्रेन टाइम पे चलनी चाहिए, क्लीन रहनी चाहिए। तो ये पीएम साहब ने बहुत ही कंसिस्टेंट वे में इन सब चीज़ों को पिछले 8 वर्षों में परिवर्तन किया है। और पैसेंजर्स से जब आप पूछें, कल जयपुर जा रहा था मैं, तो करीब काफ़ी सारे पैसेंजर्स को पूछा, इनवेरिएबली 99.99% पैसेंजर्स आर वेरी हैप्पी विथ क्लेanलीनेस। साफ सफाई के बारे में पैसेंजर्स का बहुत क्लियर फीडबैक है। टाइम पे गाड़ियां चलती है, उसका क्लियर फीडबैक है। प्लेटफॉर्म्स और स्टेशन साफ सुथरे रहते हैं, उसका क्लियर फीडबैक है। ये बहुत बड़ा चेंज है। और फीडबैक आप खुद भी लेते रहते हैं? हर रोज आप एक ट्रेन में यात्रा करते नजर आते हैं। कल भी देखा आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं। तो खुद मिलने की प्रक्रिया जो है, पहले तो हम लोगों ने इतनी रेल मंत्रियों में नहीं देखी। नहीं, वो तो देखिए, फीडबैक तो लेना ही चाहिए, लेकिन लोग आपको अपने बीच पाते हैं। तो एक क्लियर डिवाइड था कि मंत्री कहाँ ट्रेन में जा रही है, तो हमेशा आप लोग बिजनेस क्लास में मंत्री जाते थे और जहाँ पहुँचना है पहुँच जाते थे। आप तो ट्रेन से जा रहे हैं, स्टेशनों पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। नहीं, फीडबैक तो ज़रूर लेना चाहिए और खुद अपने आंखों से देखना चाहिए। इससे एक तो कर्मचारियों में भी, एम्प्लॉयज़ में भी एक मोटिवेशन रहता है कि चलो सभी लोग मेहनत करें, तो अच्छा रहता है उससे। सर, रेलवे के ट्रैक बिछाने का काम एक बहुत, जो आज़ादी के 70-75 साल हो रहे हैं, वो अमृतकाल हम लोग मनाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, ट्रैक बिछाने का काम, हम लोग सड़कों में बात करते हैं कि इतने किलोमीटर बनाने का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या रेलवे में भी आप लोग इस तरह का कुछ बना रहे हैं कि आप लोग इतने दिन में लक्ष्य निर्धारित किया हुआ हो कि इतने दिन में हम इतने ट्रैक बिछा देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन का इतना काम हम पूरा कर लेंगे? ये तो रेलवे में कैपेसिटी बढ़ाने का सीरियस अभियान चल रहा है। कारण रेलवे की कैपेसिटी बढ़ेगी तभी जाके हम, जो बहुत बड़ी देश में एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो कार्गो की हो, चाहे लोगों के पैसेंजर्स के ट्रैवल की हो, तो आज से 10 साल पहले
डेली बेसिस पे अगर काउंट करें तो 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के आसपास पर डे नए ट्रैक बिछते थे। इस साल बिछ रहे हैं 13 किलोमीटर्स पर डे। मतलब 3-4 से लेके 12-13 पे पहुंचना ये एक लंबी जर्नी है, 8 साल की तपस्या है। और आगे टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि करीब करीब 16 किलोमीटर पर डे ट्रैक बिछा। अच्छा, ट्रैक बिछाना डिफिकल्ट भी बहुत होता है, आपको सरफेस भी बनाना है, उसके ऊपर ट्रैक भी लेना है, ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन भी करना है, सिग्नलिंग का काम भी करना है, स्टेशन भी बनाने साथ। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज होते हुए भी आज उस लेवल पे तो पीएम साहब ने बहुत ही फोकस्ड वे में इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया। अश्विनी सर, एक रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत शंकाएं हैं लोगों के मन में। सरकार की तरफ से कुछ ऐसे संकेत भी आते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कई ट्रेनों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। क्या रेलवे प्राइवेटाइज होने जा रहा है? ये शंकाएं तो अब पुरानी हो गई। कहाँ, आज देखो बहुत क्लैरिटी से मेरे पूर्ववर्ती श्री पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट में क्लियरली कहा था रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। मैंने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्लियरली ये बोला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी फोरम में बोला है। रेलवे इतनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और हर एक डिपार्टमेंट का आपस में एक इंटरेक्शन होता है। फिर बहुत बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन है, बहुत बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन है। इस सोशल ऑब्लिगेशन को लेके और रेलवे अपने आप में कंट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोर्स मल्टीप्लायर है। तो इसको प्राइवेटाइजेशन करने का कहीं पे कोई इरादा नहीं है, कहीं पे कोई प्रोग्राम नहीं है। कैबिनेट से अप्रूव्ड जो पॉलिसी उसमें क्लियरली रखा गया है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना है। तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है अश्विनी सर, तो इसमें एक रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, हमें लगता है कि भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और मुझे लगता है पिछले 1 महीने में आपने सबसे बड़ी डिजिटल परीक्षा भी ऑर्गेनाइज की थी डिजिटल तरीके से। तो कैसे आपको लगता है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में जब सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो क्या सरकार के पास कुछ आंकड़े हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि रेलवे ने जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है उसे नौकरी दे रहा है, नौकरी रोक नहीं रहा? थोड़े से मैं आपको नंबर्स अगर बात करूं, देखिए पीएम साहब ने ट्रांसपेरेंसी हर सब्जेक्ट में लेके आए, हर फील्ड में पीएम साहब ट्रांसपेरेंसी लेके आए। अगर आप देखो रेलवे का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, लेवल 2 से लेके लेवल 6 वाली जो कैटेगरीज हैं उसमें 211 शहरों में 726 सेंटर्स में 133 शिफ्ट 68 डेज इन 15 लैंग्वेजेस 1.25 करोड़ एप्लीकेंट्स थे। एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, एब्सोल्युटली कहीं पे कोई पेपर लीक की कंप्लेंट नहीं, ऐसा एग्जाम हुआ है। फिर लेवल 1 का एग्जाम 191 सिटीज 551 सेंटर्स 99 शिफ्ट्स 33 डेज 15 लैंग्वेजेस 15 लैंग्वेजेस में 1.1 करोड़ 11 लाख एप्लीकेंट्स। इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े नंबर्स में एग्जाम कंडक्ट करना, ये देखो आसान काम नहीं होता है। बट आई थिंक थैंक्स टू द क्लियर विजन गिवन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये तभी संभव हो पाता है जब नेतृत्व का इंटेंट, नेतृत्व का डिसाइसिवनेस, नेतृत्व किस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो क्लैरिटी है। अब तक 2014 से रेलवे में 3,89,263 अपॉइंटमेंट्स दिए जा चुके हैं। 3,89,263, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। और अभी ऑन गोइंग है 1,14,000। ह्यूज नंबर्स, इतने बड़े नंबर्स में एम्प्लॉयमेंट देना बड़ी बात है। और मैं मतलब देश में जो भी इसके बारे में प्रश्न उठाए उनको मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे आप राज्य देखिए, राजस्थान फॉर एग्जाम्पल, हर 15-20 दिन में कोई एक एग्जाम की बात आती है और जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है पेपर लीक हो गया साहब। तो ऐसे उन सबके सामने, ऐसी अव्यवस्था के सामने ये एक क्लियर एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल में इतना बड़ा एग्जाम बिना कोई पेपर लीक की कंप्लेंट, कोई एब्सोल्युटली कोई कंप्लेंट नहीं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया।
चलो सुनिए सर, कम से कम ये आंकड़े देश की जनता के सामने गए हैं। अब अगला सवाल वंदे भारत ट्रेनों पे है। आप हर स्टेट कैपिटल में जा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी आपके साथ हमेशा हमेशा उस हरी झंडी दिखाने में आगे बढ़ रहे हैं, पीएम का सपना है। लेकिन इसमें भी एक आरोप लग रहा है कि जहां जहां चुनाव है वहीं वंदे भारत। सवाल ही नहीं उठता। कैसे आप ये कह सकते हैं? महाराष्ट्र में अभी कौन सा चुनाव है? 2 गाड़ियां वहां पे महाराष्ट्र में रवाना हुई। बंगाल में कौन सा चुनाव है? बंगाल में गाड़ी रवाना हुई। ऐसे कैसे कह सकते हैं? तमिलनाडु में कौन सा चुनाव है? तमिलनाडु में गाड़ी रवाना हुई। तो मेरी शंका नहीं थी, लोगों की शंकाएं थी, मैंने आपसे पूछ लिया। एक और सर, आप लोगों ने शुरू किया है भारत गौरव ट्रेनें। मुझे लगता है अब तक 26, अब तक 56 नहीं बोल रहा हूँ, अब तक 26। ये रिलीजियस टूरिज्म के लिए है मेरे ख्याल से। क्या पूरे देश में जितने भी पर्यटन हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारे जगहों पे ऐसी ट्रेनें खुलेंगी, चाहे वो देश का कोई भी कोना हो? इसमें बहुत डीप थिंकिंग प्रधानमंत्री जी की है। पीएम साहब ने कहा कि हम दुनिया के किसी भी देश में जब भी जाते हैं, छोटी छोटी चीजें होती है, उस छोटी सी चीज को उसके ऊपर कितना सुंदर तरीके से, उसको कितने प्रभावशाली तरीके से, कितने इफेक्टिव वे में अपने कल्चर को दिखाने का दुनिया भर में होता है। और हिंदुस्तान के कल्चर में, हिंदुस्तान की संस्कृति में तो लाखों चीजें हैं, लाखों ऐसी जगह हैं जहां पे दुनिया भर से लोग आके देखना चाहिए। तो रेलवे को उसका एक माध्यम बनाना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट को पीएम साहब ने दिया भारत गौरव ट्रेन का नाम। और इसमें कॉन्सेप्ट में क्या है कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं ज्योतिर्लिंग। हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन वहां तक जाके दर्शन करने का, या फिर शिरडी साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, उनसे कनेक्टेड जगह पर जाने के लिए, या फिर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 5 तीर्थ, उन सब पे जाके अच्छे से लोग देख पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, फील कर पाए। ये उन कॉन्सेप्ट्स को लेके ट्रेन्स बनी है और सुपर हिट जा रही है, सुपर सक्सेसफुल जा रही है। अभी तो रिसेंटली गरवी गुजरात ट्रेन में जब लॉन्चिंग का प्रोग्राम था तो अंदर एक कपल बैठे थे, बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि रामायण एक्सप्रेस में भी हम गए थे और रामायण एक्सप्रेस का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि अब गरवी गुजरात भी हम घूमने जा रहे हैं। रेलवे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बहुत बात हो रही है, दुनिया के कई देश आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश कहाँ है इस स्थिति में? हम लोग क्या उस पर क्या काम कर रहे हैं? आप तो आईटी मिनिस्टर, डिजिटल आईटी मिनिस्ट्री को संभाल रहे हो आप लोग। एआई में हिंदुस्तान को सारी दुनिया आज रिकॉग्नाइज कर रही है। टुडे इंडिया हैज बीन recognized as the highest AI talent concentration country। और जो ग्लोबल बॉडी है जो AI को किस तरह से आगे लेके जाना है, उसको हम जीपे बोलते हैं, GPAI, उसकी चेयरमैनशिप भी भारत को दी गई है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही संजीदा, सुलझे हुए तरीके से एआई को आगे ले जा रहा है। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, आप देखेंगे बहुत जल्दी। चैट जीपीटी का इक्विवेलेंट। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे रिसर्च टीम ने, सर रिसर्च टीम जो भी हो, हाथ नहीं उठा सकते अभी, उन्होंने आपके लिए कुछ सवाल निकाले हैं चैट जीपीटी से। और मैं एक एक करके, कुछ सवाल हैं, सुनिए सर, पूछना शुरू करता हूं। पहला सवाल है, देश में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा रही है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? सर ये बहुत हल्का है सर। ये चैट जीपीटी ने पूछा है सर। मुझे लगता है किसी देश में आईटी क्षेत्र में डिजिटल इंडिया के कारण सुपर एक चेंज आया है। आज सारी की सारी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फोरम में चले जाओ, डिजिटल इंडिया के बारे में सारा डिस्कशन है। और इतना मेजर एक डायरेक्शनल फंडामेंटल चेंज है। देखो, एक पूरा ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिसमें बिग टेक ने टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। उसके ऑपोजिट एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जहां पे गवर्नमेंट ने अपने पूरा कंट्रोल में रखा हुआ है। डिजिटल इंडिया में पीएम साहब ने बहुत क्लियर 2016 में जब लॉन्च किया था, एकदम क्लियर टारगेट दिया था कि इंक्लूसिव होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए,
और किसी का भी, एक व्यक्ति का, एक कंपनी का कंट्रोल उस पर नहीं होना चाहिए। इतना शानदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बना है डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम, और उसके तहत जितने भी, चाहे यूपीआई हो, चाहे आधार हो, चाहे जो भी आप प्रोग्राम उठा के देख लीजिए, हर एक की तारीफ आज दुनिया में हो रही है। अश्विनी सर, सवाल नंबर 2 चैट जीपीटी का ही, क्या डिजिटल इकोनॉमी के इस दौर में मौजूदा डेटा प्रोटेक्शन कानून पर्याप्त हैं, जबकि सरकार लगातार डिजिटल इकोनॉमी पर जोर दे रही है? जो भारत में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन का जो बिल अभी कंसल्टेशन के लिए आप सबके सामने रखा गया है और बहुत जल्दी उसको पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं, उस बिल को भी आज की तारीख में दुनिया में टेम्पलेट माना जा रहा है। मैं आपको उसमें एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने, आप देखेंगे 2014 से एक कंसिस्टेंट वे में हमारे समाज में महिलाओं को गौरवमयी स्थान देने का एक काम किया है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से अगर पोषण अभियान हो, हर एक फील्ड में नारी शक्ति को एक इंपॉर्टेंस वो दी गई है जो कि देनी चाहिए थी समाज में कई वर्षों से। ये डेटा प्रोटेक्शन बिल देश का ही नहीं, दुनिया का पहला बिल है जिसमें ही और हिम नहीं ये यूज किया गया है, बल्कि शी एंड हर वो यूज किया गया। सर, बदलाव आ रहे हैं मतलब भारत में। तीसरा सवाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीक के भविष्य पर आपका क्या नजरिया है? भारत सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? मेरा नहीं सर, चैट जीपीटी का है। एआई, ब्लॉकचेन, ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज है, बहुत सुदृढ़ टेक्नोलॉजी। देखिए, टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट होता है, उस एडवांसमेंट को अपना के, उसको एक्सेप्ट करके, उसके अकॉर्डिंगली हमारी सोसाइटी को, हमारे रेगुलेशंस को, हमारी इकोनॉमी को हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। जब भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करके उसको रोकने की कोशिश की गई है, तब देश को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को नुकसान हुआ है। हमेशा टेक्नोलॉजी के जो अच्छे एलिमेंट्स हैं उनको यूज करें, हमारी सोसाइटी में क्या उससे चेंज आ सकता है उसको हम उपयोग में लाएं, और जहां पर भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम रेगुलेशंस के थ्रू रोकें। इस थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक और सर इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर आखिरी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर जाए। उसी से मिलता जुलता सवाल है कि डिजिटल गैप को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ताकि सामाजिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से सभी को लाभ मिल सके? भारत में जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह सारी दुनिया में माना जा रहा है, और विशेषकर डिजिटल क्षेत्र में, डिजिटल इकोनॉमी में भारत के जो जितने भी प्रयास हुए उन सब को, चाहे दुनिया के बड़े से बड़े मीडिया हाउसेस ले लो, दुनिया की कोई भी फोरम ले लो, सब में डिजिटल इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह माना जा रहा है। अभी रिसेंटली डावोस में हर कोई इस बात की तारीफ कर रहा था कि किस तरह से भारत अपने देश के दूर दराज क्षेत्रों तक, हर एक गांव तक, हर एक कस्बे तक, चाहे वो पहाड़ पे हो या जंगल में हो, कितना भी दूर दराज हो, वहां तक टेलीकॉम कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी ले जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। पीएम साहब ने अभी हाल ही में करीब पिछले 1.5-2 सालों में ही क्लोज टू 40,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर एक गांव तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच सके। चैट जीपीटी का आखिरी सवाल है सर, आप भारत को वर्ल्ड आईटी उद्योग में क्या भूमिका निभाते हुए देखते हैं और इस क्षेत्र में देश की स्थिति को मजबूत करने की आपकी क्या योजना है? भारत वर्ल्ड आईटी उद्योग में लीडरशिप ले रहा है। चाहे आप किसी भी नजरिए से देखो, आज हमारी आईटी इंडस्ट्री भारत की क्लोज टू $230 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रही है। क्लोज टू 53 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड डायरेक्टली इन द आईटी इंडस्ट्री। इनोवेशन में, स्टार्टअप में हिंदुस्तान का आज टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में नाम है। 80,000 प्लस स्टार्टअप्स हैं रजिस्टर्ड। आज से 10 साल पहले ये संख्या 300-400 होती थी। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में 3G, 4G, 3G और 2G वाला जमाना हम सबको याद है। किस तरह की लीडरशिप थी, किस तरह की पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग थी। आज की पॉलिटिकल लीडरशिप है जहां पर
4G 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करके देश के लिए नहीं दुनिया भर में एक्सपोर्ट करना है। 6G में लीड लेनी है। जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे जानकारी दी गई है अभी तक 6G में क्लोज टू 100 पैटेंट्स अभी तक अपने आ चुके हैं हिंदुस्तान में साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के। तो ये एक ऐसी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने शुरू से डे 1 से डिजिटल इंडिया को, स्टार्टअप इंडिया को, मेक इन इंडिया को एक सीरियस प्रोग्राम की तरह आगे लेके गए। सर ये बहुत सीरियस प्रोग्राम है, लेकिन पीएम का एक सपना था डिजिटल गांव का, कब तक पूरा होगा, क्या लक्ष्य है? देखो, डिजिटल गांव का मीनिंग क्या है? डिजिटल गांव का सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपके गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी पहुंचे। आज करीब करीब हर गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने का सपना पूरा हो रहा है। आप 5G का लॉन्च देखिए, 1 अक्टूबर को पीएम साहब ने 5G लॉन्च किया था इंडिया में। विद इन हम लोगों ने टारगेट लिया था कि 31 मार्च तक 200 शहर या गांव तक पहुंचाना चाहिए हमें। ऑलरेडी क्लोज टू 380 सिटीज एंड टाउन्स पहुंच चुके हैं। 31 मार्च अभी भी दूर है और टारगेट था करीब करीब 40 या 42 हजार टावर कंप्लीट कवर करने, हमें 5G तक अपग्रेड करने 31 मार्च तक। ऑलरेडी 1,11,000 टावर्स कवर हो चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं 5G से। ये डिजिटल विलेज, ये सपना है। गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर, आप मेरे साथ चलिए किसी भी गांव में, CSC से करीब करीब सारी जो गांव में किसी भी नागरिक को सुविधाएं चाहिए वो मिल रही है। पोस्ट ऑफिसेज फुल्ली डिजिटलाइज हो रहे हैं। इन अ सेंस डिजिटल इकोनॉमी का बिटवीन अ सिटी एंड अ विलेज वो डिफरेंस खत्म हो रहा है। सर बहुत सारे हमने पूछ लिए सवाल, अब अंदर का राजनीतिक पत्रकार थोड़ा सा जाग रहा है। संसद में जो चल रहा है सर, विदेश जाकर बोलना और संसद में अपनी सफाई ना देना, नए नए बहाने ढूंढना, कैसे देखते हैं आप लोग तो एज ए यंग पॉलिटिशियन? देखिए, ये डेफिनेटली एक बहुत ही निंदाजनक विषय है कि विदेशी धरती पे बाहर जाके भारत के बारे में इस तरह से बोला जाए। हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मिसेस इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल सबके सामने है। कैसे उन्होंने एक पत्रकार को विदेश में क्लियरली कहा था कि मैं यहां पर किसी पार्टी की नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। ये भावना के साथ हमें बाहर जब भी जाएं, वी आर ऑल इंडियंस, वी आर नॉट हैविंग एनी डिविजन्स आउटसाइड द कंट्री। देश में हम लड़ें आपस में, जो भी करना हो, जो भी डिबेट करना हो करें, लेकिन भारत के बाहर जाके निंदा नहीं करनी चाहिए। अश्विनी सर, आप आए न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अश्विनी जी चौपाल के लिए वक्त निकालने के लिए। पर थोड़ा समय आपका और लेंगे सर। मंच पर आमंत्रित मैं करना चाहूंगी चीफ कंटेंट ऑफिसर नेटवर्क 18 संतोष मेनन जी को, जो कि अश्विनी जी का धन्यवाद करेंगे। तो मंच सजा हुआ है और लगी है देश की सबसे बड़ी चौपाल।